Good morning, students. Dr. Anita Mathur, Babu Shobharam Government Arts College, Alwar, Department of Geography, BA Part Second, Geography Practical के स्टूडेंट्स के लिए हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे आंकड़े हैं उनको प्रदर्शित करने वाले विधियों की बात कर रहे थे और हमने पिछली क्लासेस में ये देखा था कि किस प्रकार से हम अलग अलग डायग्राम्स के द्वारा और मैप्स के द्वारा इन आंकड़ों को हम प्रदर्शित करते हैं। तो कल हमने आइसोप्लैथ मैप के बारे में पढ़ा था। आज हम कोरोप्लैथ मेथड की बात करेंगे। कोरोप्लैथ मेथड से किस प्रकार से हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। ये मैप ये भी हम स्टार्ट करने के पहले आपको मैं फिर वही चीज़ रिपीट करूँगी कि आपको अपनी एक प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी है जिसके लिए शीट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी और उसमें हमें अच्छी तरह से हेडिंग लिखना है कि हम कौन सा मानचित्र बना रहे हैं। फिर हमें ये लिखना है कि हम कौन से आंकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं और वो आंकड़े किस वर्ष में लिए गए हैं। उसके बाद हम मेन मानचित्र को बनाएंगे, उसके इंडेक्स बनाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से एक शीट पे बनानी है। मानचित्र बनाते समय किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है तो वो किस प्रकार से बनेगी, राज्यों की सीमा रेखाएं हैं वो किस प्रकार से बनेंगे, तो वो हमें ध्यान से मानचित्र का निर्माण करना है। जितने भी इसके नियम हैं उनका पालन करना है। और ये जो मैप्स हैं मैं आपको पीडीएफ भी इनके नमूने आपको पीडीएफ भी करूँगी। साथ ही साथ हम नेट पे भी देख सकते हैं, हम एटलस की भी सहायता ले सकते हैं और हम प्रैक्टिकल की किताब में भी देख सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कोरोप्लैथ मैप की। तो ये जो शब्द होता है कोरोप्लैथ, इसको अगर आप हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग है वो है वर्णमात्री विधि। और अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो ये भी ग्रीक भाषा के शब्द कोरोस से बना हुआ है, जो कोरोस मतलब स्थान और प्लैथोस मतलब माप। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि किसी भी क्षेत्र का माप लेके और उसको मानचित्र पर प्रदर्शित करना है। हम इसे शेडिंग मेथड भी कहते हैं। तो ये जो कोरोप्लैथ मैप है इसके द्वारा हम प्रति इकाई क्षेत्र, औसत संख्या, प्रतिशत दर्शाते हैं, जिसमें हम जनसंख्या घनत्व, कृषि भूमि का जो प्रयोग होता है, लैंड यूज़ होता है, कौन सी क्षेत्र में कितनी फसल हम बोते हैं, ये सारी चीज़ों का प्रदर्शन हम इस मानचित्र पर करते हैं। तो इस मानचित्र के प्रदर्शन के लिए मोंकहाउस ने एक इसके लिए अपना बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यदि सम्मान रेखा विधि मानचित्र जलवायु वैज्ञानिकों का प्रमुख उपकरण है तो वर्णमात्री मानचित्र जनसंख्या वितरण के मात्रात्मक विवेचन में एक प्रमुख उपकरण है। ये सेंटेंस से हमें बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ जाएगी कि सम्मान रेखा विधि में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को समान रेखा बनाकर उससे प्रदर्शित करते हैं। हमने देखा था कि किस प्रकार से हमने 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, 50 से 100, 100 से 150, इस प्रकार से उनका प्रदर्शन किया था, या वायुदाब के आंकड़ों का प्रदर्शन किया था। और तो हम ये मानते हैं कि मौसम मानचित्र जब बनते हैं, जो वैज्ञानिक जब मौसम मानचित्र या जलवायु मानचित्र बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें सम्मान रेखा का यूज़ होता है। पर जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं या हम जितना भी आर्थिक आंकड़ों का जब हम प्रदर्शन करते हैं तो उसके लिए हमें वर्णमात्री मानचित्र का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन के आंकड़ों को दर्शाने के लिए, किसी भी चीज़ के उत्पादन को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार के आंकड़ों का प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो मेथड है वर्णमात्री विधि के, जो वितरण मानचित्र के लिए हम राज्यों, जिलों, तहसीलों, विकास खंडों, इनको एक इकाई के रूप में मानते हैं और इनके घनत्व के आधार पर ये प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। तो हम प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर किसी भी चीज़ को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हम इसके मैप को बनाने की बात करेंगे तो हमारे लिए अगर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तो वो हम बनाएंगे भारत की जनसंख्या के आंकड़ों को हम बहुत अच्छी तरह से इस पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो लेटेस्ट डाटा अवेलेबल होगा वो 2011 के सेंसस का होगा, तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे हमने भारत का मैप लिया
और हमने उसमें पॉपुलेशन के आंकड़ों को 4 भागों में बांटा। किस प्रकार से बांटा कि हम उसके घनत्व के आधार पर, तो पहला हमने लिया 100 और उससे अधिक 100 और उससे कम, फिर 100 से 300, 300 से 500 और 500 से अधिक। तो हमने 4 श्रेणियां बना ली जनसंख्या की, और हमने राज्यवार, हमने प्रत्येक राज्य की जो जनसंख्या है उसके आंकड़े हमने ले लिए, और उन आंकड़ों के आधार पर हमने, जैसे मेरे पास अभी 2001 के आंकड़े हैं, अगर हम इसमें बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल गोवा की, तो यहाँ पर जो घनत्व है जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर वो है 364, आसाम का है 340, झारखंड का है 338, आंध्रा का है 277, कर्नाटका का 276। तो हमने ये देखा कि हमारा जो अधिकतम आंकड़ा है वो 500 से अधिक है, और जो कि दिल्ली में, पौंडीचेरी में, चंडीगढ़ में, लक्षद्वीप में और गोवा दमन द्वीप में, पश्चिमी बंगाल, बिहार, ये 500 के ऊपर के हैं, और सबसे कम जो है वो 100 से नीचे है। तो हमने अपने मानचित्र में जो आंकड़ों का जो एक्सपेंशन रखा, हमने उसको 4 भागों में बांट दिया, लेस देन 100 एंड मोर देन 500। तो इसमें हमारे सारे राज्य कवर हो गए। अब हमने क्या किया कि इनके लिए अलग अलग चिन्ह बनाया, जैसे जहाँ पर 100 से कम जनसंख्या का घनत्व है उसको हमने बारीक डॉट्स की सहायता से बनाया। डॉट्स की सहायता से क्यों बनाया? क्योंकि उसकी सघनता हमें देखने में भी कम लगेगी। उसके बाद 100 से 300 पर हमने थोड़ा लाइंस बनाई, फिर 300 के ऊपर हमने थोड़ा अलग डार्कर चीज़ बनाई, और जो सबसे अधिक 500 के से ऊपर है उसको हमने क्रॉस करके चेक्स बना के बनाया। जो हम अब जब हम इस मैप को देखेंगे तो इसकी विशेषता क्या है कि हमें देखते ही इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक है, कहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम है। तो अगर हम भारत के नक्शे की बात करते हैं तो 100 से कम में कौन से क्षेत्र आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, अंडमान, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर। फिर 101 से 250 के बीच का हम देखते हैं तो मेघालय, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। फिर हम 251 से 500 के बीच में आते हैं तो गुजरात, कर्नाटक, आंध्रा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, झारखंड, आसाम, गोवा, दादर और नगर हवेली, हरियाणा, तमिलनाडु और पंजाब आते हैं। और जो सर्वाधिक घनत्व के क्षेत्र हैं जिसको हमने ये माना कि 501 से अधिक, जो सबसे डेंस एरियाज़ हैं उसमें आता है उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, वेस्ट बंगाल, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो इस तरह से हमने इस मानचित्र को बनाया। अगर हम सेम मानचित्र का प्रयोग राजस्थान के नक्शे पे करें तो वो भी कर सकते हैं। हम राजस्थान के जो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 32 डिस्ट्रिक्ट, उनके आधार पर हम वहाँ के आंकड़े ले लेंगे और उसको भी हमने उसी तरह से बांट दिया। 100 से कम, 100 से 199, 200 से 299, 300 से 399 और 400 और उससे अधिक। तो हम ये देखेंगे कि 100 से कम में कौन से आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। 101 से 200 में ले लें हम तो हमारा उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, चित्तौड़, सिरोही, नागौर, पाली, बारा, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, ये वाले ज़िले इसमें आते हैं। और 201 से 300 की बात अगर हम करेंगे तो इसमें सीकर, डूंगरपुर, कोटा, अजमेर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, करौली, बांसवाड़ा आदि आते हैं। फिर 301 से 400 का लें तो इसमें दौसा, अलवर, धौलपुर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और 400 से अधिक पर जयपुर और भरतपुर आते हैं। तो आप ये देखिए कि इसके लिए हमें जो मानचित्र चाहिए वो चाहिए जिसमें सारी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज़ मार्क हो, और हम फिर अपने आंकड़ों को इस पे बहुत सहूलियत से हम प्रदर्शित कर सकेंगे। ये ध्यान रखिए कि कम घनत्व के क्षेत्रों को दर्शाने के लिए
कंपैरेटिवली जो भी चिन्ह बनाएंगे वो थोड़े दूर दूर होंगे या उनमें सघनता कम होगी, और जैसे जैसे जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन चिन्हों की सघनता भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो मेथड है उस मेथड को हमने क्या नाम दिया है, ये है हमारा कोरोप्लैथ मेथड। तो अब इस कोरोप्लैथ मेथड की सहायता से आपको भारत का भी आप बना सकते हैं, राजस्थान का भी, और पॉपुलेशन को प्रदर्शित करने के लिए ये एक बहुत ही सूटेबल मैप है, क्योंकि हमें इसमें देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पर जनसंख्या की सघनता किस प्रकार की है और कहाँ पर क्या स्थिति इसमें हमें नज़र आ रही है। तो ये आपके लिए एक अच्छा समझने वाला मैप है, और वो ही इंस्ट्रक्शंस फिर मैं आपको दूंगी। काले पेन से हमें इसको यूज़ करना है, इसको बनाना है। बहुत ज़्यादा मोटे पेन का प्रयोग ना कीजिए, बारीक पेन से हम बहुत सफाई से मानचित्र बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को बनाते समय विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि भारत के मानचित्र में भी और राजस्थान के मानचित्र में भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत प्रॉपरली आपको इसका हेडिंग लिखना है। कौन से वर्ष के आंकड़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो लिखना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आपका मैप बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी बाउंड्री बनी हुई होनी चाहिए, और एक बहुत क्लियर इंडेक्स होना चाहिए। उस इंडेक्स को देखते ही हमें मैप एकदम से समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार के आंकड़ों का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप बाज़ार से आप कहेंगे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की शीट्स, तो आपको बाज़ार से वो शीट्स मिल जाएंगी, और आप अपने इन सभी मानचित्रों का निर्माण शुरू कर दीजिए। सारे जो किसी भी प्रकार के आपके जो प्रैक्टिकल शीट्स हैं उनको आप साथ के साथ बनाते चलिए। ये आपके प्रैक्टिकल का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, और अगर हम इसको साथ के साथ नहीं बनाएंगे तो फिर हम इन चीज़ों को भूल जाएंगे। इसलिए आप इनका साथ के साथ इनका निर्माण करते जाइए, और हम आपको विद इन दिस वीक या नेक्स्ट वीक तक जितना भी शीट्स का काम है वो आपको नोट डाउन करवा दिया जाएगा, और आप आंकड़ों को लीजिए और आंकड़ों की सहायता से इसको बनाइए। ये आपके प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये मानचित्रों की बहुत बड़ी भूमिका है, इन शीट्स की बहुत भूमिका है। और आप अपने आप ये सब शीट्स बनाएंगे तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, और उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब प्रैक्टिकल में आपका वाइवा होगा तब आपको इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ जो आपके प्रैक्टिकल का जो पैटर्न रहता है, 24 मार्क्स का आपका पेपर होता है। उस 24 मार्क्स के पेपर में आपको 5 सवाल दिए जाते हैं, जिसमें से 3 सवाल आपको करने होते हैं। तो आपके सिलेबस में मैप्स और डायग्राम्स का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर होता है, एक पार्ट स्टैटिस्टिक्स का भी है। तो हम यहाँ पर इनको अच्छी तरह से सीख लें, क्योंकि हमें जो प्रैक्टिकल के समय जो थ्योरी का एक पेपर देना पड़ेगा उसमें भी ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम तभी इनकी शुद्ध रचना कर सकते हैं जब हमें ये चीज़ें आती हों। और ज्योग्राफी प्रैक्टिकल आपके थ्योरी पेपर को एक बूस्टअप होता है प्रैक्टिकल के मार्क्स। अगर आप प्रैक्टिकल को अच्छे से करेंगे तो आपके थ्योरी के मार्क्स के लिए एक बहुत बड़ा ये सपोर्ट हो जाएगा, और आपका परसेंटेज अच्छा बन जाएगा। इसलिए आप इन मैप्स पे या जो भी हम क्लास में या जो भी हम ऑनलाइन लेक्चर्स में कर रहे हैं उनको आप ध्यान से देखिए और उनको साथ के साथ बनाते जाइए। प्रैक्टिकल का काम बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। इस साल ऐसी परिस्थितियां आ गई है कि 3rd ईयर के बच्चों को मार्क्स ही हम आपकी फ़ाइल के नाम पे ही दे रहे हैं। अभी हम उनका प्रैक्टिकल नहीं करवा पा रहे हैं, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स देने का क्या तरीका है कि हम उनकी फ़ाइल कलेक्ट कर रहे हैं और उसी के आधार पर उसको नंबर दिए जा रहे हैं। तो ये एक वार्निंग है आपके लिए कि प्रैक्टिकल फ़ाइल कितनी ज़रूरी है कि वो प्रॉपर बने। जितना भी सिलेबस में आपका है उसको पूरा कवर करके बनाइए। ये नहीं है कि आपने 7 शीट्स लगा दी, 8 शीट्स लगा दी, 10 शीट लगा दी और आपने प्रैक्टिकल फ़ाइल जमा करा दी। ऐसा नहीं होता है, उस पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे।
तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जितना भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस को आपने कवर किया है और कंप्लीट सिलेबस को दर्शाते हुए आपने अपनी शीट्स को बनाया है। तो आप इस काम को बहुत सीरियसली लीजिए और इसको बराबर करते रहिए। इसके बिना प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलेंगे। हम प्रैक्टिकल को पिछले कुछ सालों में बहुत इजीली ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आपका अच्छा काम ही आपको नंबर दिलाएगा और किसी भी तरह आपको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिल सकते हैं। तो आप इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। थैंक यू।